Now it's time to start the second chapter of First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. When we talk about the theme of this chapter, the story revolves around the theme of getting freedom. जैसा कि हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को 1994 में जाकर के आज़ादी मिली थी। लोगों ने बहुत मेहनत की अपनी आज़ादी के लिए, उस इक्वेलिटी को पाने के लिए, क्योंकि वहाँ भारत से बिल्कुल अलग कहानी थी। वहाँ की कहानी ये थी कि वाइट सुप्रीमेसी थी और जो ब्लैक्स थे, जो वहाँ के नेटिव थे, उनको अपना अधिकार भी नहीं मिल पा रहा था। बस उस अधिकार को लेने के लिए वहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और तब फाइनली जाकर के 1994 में उनका कंट्री आजाद हो पाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपार्थीड को। एपार्थीड एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि किसी के स्किन के कलर पे, किसी के रेस के कारण उनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। और साउथ अफ्रीका में दिस वाज कॉमन। एक ऐसी प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में होती थी जिसमें कि काले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता था जो कि व्हाइट्स लिया करते थे। साउथ अफ्रीका में ये 1948 से लेकर के 1994 तक चला। माइनॉरिटी में थे व्हाइट्स, लेकिन फिर भी वहां के जो नेटिव पॉपुलेशन थी, वहां के जो लोग थे ब्लैक्स, उनके ऊपर शासन किया करते थे। ऐसा नहीं था कि सिविल राइट मूवमेंट का कुछ असर नहीं पड़ा था। सिविल राइट मूवमेंट एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट था, एक ऐसा कैंपेन जो अमेरिका में भी, स्टेट्स में भी चलाया गया 1954 से लेकर के 1968 तक, ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। जो ब्लैक्स अमेरिका में रह रहे थे उनको उनका अधिकार मिल सके। और फाइनली जब एपार्थीड को खत्म किया गया तो रियली इट वाज अ टाइम टू जस्ट सेलिब्रेट। एंड फॉर दिस सेलिब्रेशन on 10th May 1994, many people, many politicians, many dignitaries were welcome in Pretoria. प्रिटोरिया के एक एम्पी थिएटर में इनॉग्रेशन प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है और वहां पर लगभग 140 कंट्री से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज सब आए थे। इवन ऑन द 10th May 1994 बीबीसी ने भी इस न्यूज को हाईलाइट किया था, अपने चैनल पे टेलीकास्ट किया था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। 300 साल लगातार वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी बनी हुई थी, और कैसे नेल्सन मंडेला अपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में खड़ा करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और 400 सीट्स में से 252 सीट ला करके इलेक्शन जीत जाते हैं। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन ब्लैक्स वर रेडी टू मेक द न्यू गवर्नमेंट। इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था वो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया एक नेम ऑफ प्लेस है, और वहां पर पूरे इनॉग्रेशन को सेटअप किया जाता है, जिसमें 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज सब शामिल होते हैं और उस इनॉग्रेशन को अपनी आंखों से देखते हैं। ये एक ऐसा समय था जो कई 100 साल के बाद उन ब्लैक लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया गया था। अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज के बाद कभी भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं करेगा। He won't be oppressed by another person. A man won't be oppressed by another person. उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को हाईलाइट किया था। ये एक ऐसा एक्सट्रीम हैप्पीनेस का टाइम था जब प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स में सारे ब्लैक्स इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद थे। नॉट ओनली ब्लैक्स, व्हाइट्स भी थे और कलरेड्स भी थे। कलरेड्स का मतलब यहाँ पर सारे कंट्री के लोग भी थे। केवल ब्लैक और व्हाइट से ही नहीं मतलब है, यहाँ पर अलग अलग देशों से भी लोग वहां पर पहुंचे थे, जो कि वहां पर सब उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने थे। 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एक साथ मिलकर के अपने नेशनल एंथम को गाते हैं, जॉयफुली डांस करते हैं और अपनी इस जीत को एंजॉय करते हैं।
नाउ कमिंग टू द चैप्टर, हम ये देखते हैं कि इट्स अ स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला, जो अपने स्पीच में जो बातें बताए थे और उसी को यहाँ पर एक चैप्टर के रूप में लिया गया है। तो वो अपने स्पीच में बताते हैं कि 10th मई का जो दिन था वो ब्राइट एंड क्लियर था। फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स समथिंग एल्स। कैसे? तो फर्स्ट लाइन में ही वो बताने की कोशिश की है कि जो अब तक हमें अधिकार प्राप्त नहीं था, एक अंधेरा था, वो अंधेरा छट चुका था एंड इट वाज ब्राइट एंड क्लियर डे। इसलिए क्योंकि आज हर किसी का मन खुश था, कोई भी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं था। ऐसा नहीं था कि कल सूरज नहीं उगा था या वहां अंधेरा छाया था या काले बादल छाए थे, कल भी सूरज निकला था। लेकिन आज का जो दिन था वो इनके लिए खुशी का दिन था, क्योंकि आज इनके पैरों में कोई बेड़ियां नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपने बारे में बताते हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो कई सारे लोगों से घिरे हुए थे, जिसमें डिग्निटरीज थे, कई सारे देशों के लीडर्स थे जो वहां पे आते हैं जस्ट टू पे देयर रिस्पेक्ट, शो देयर रिस्पेक्ट। उस इनॉग्रेशन में शामिल होकर के वो ये बताते हैं कि नाउ दे वर विद साउथ अफ्रीका। इनॉग्रेशन जो किया गया वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। आज तक इंटरनेशनल लीडर्स इतने ज्यादा संख्या में साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कभी नहीं आए थे, साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी नहीं उतरे थे, लेकिन आज ये पहला समय था। सेरेमनी स्टार्ट होता है और बहुत बढ़िया तरीके से उस सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन एक अ काइंड ऑफ स्टोन, और उससे वो एम्पी थिएटर बना हुआ था। तो यूनियन बिल्डिंग जो कि बिल्कुल सजी धजी रूप में थी प्रिटोरिया में, वहां पे सेलिब्रेशन किया जाता है। कई डिकेड्स से वहां पर व्हाइट्स का पावर था, थोड़े ही थे लेकिन पूरे तरीके से ब्लैक्स के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा था उन्होंने। लेकिन आज इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। मीन्स वहां केवल आज ब्लैक और व्हाइट ही नहीं थे, बल्कि दूसरे कंट्रीज के भी लोग मौजूद थे। और दिस वॉज द टाइम when South Africans were going to celebrate their first democratic non-racial government. वहां ऐसा नहीं था कि ब्लैक्स जीत गए तो नाउ दे विल डू अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स। नो, कई सारी चीजें स्टोरी में मिलेंगी जिससे ये पता चलता है कि वो केवल ब्लैक्स को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। नाउ नेल्सन मंडेला सेज ऑन दैट लवली ऑटम डे। अब मई और ऑटम, ठीक है, वो फिजिकल फीचर है कि मई में साउथ अफ्रीका में ऑटम होगा, नो प्रॉब्लम, बट हियर नेल्सन मंडेला वांटेड टू से समथिंग एल्स। ऑटम डे बोलने का मतलब क्या था यहाँ पे कि ही वाज सीइंग अ फॉल ऑफ व्हाइट रूल एंड अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी वाज गोइंग टू रूल देयर। एक ऐसा टाइम था जब व्हाइट सुप्रीमेसी खत्म हो रही थी और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उदय होने वाला था। इसलिए वो फोकस करते हैं यहाँ पर ऑटम डे को। वैसे वो रीजन भी लिखा जा सकता है कि फिजिकल फीचर है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में मई में ऑटम है, बट एडिशनल उनके कहने का मतलब यही था। वो अपनी बेटी जेनानी के साथ वहां पर आए थे और पोडियम पे खड़े होते हैं फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क, जो कि पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया था एंड ही वाज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाम्बो एम्बिकी का नंबर आता है एंड ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और जब नेल्सन की बारी आती है तो वहां पर वो प्लेज लेते हैं ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने लोगों का पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो वहां के लोगों के लिए काम करेगी। इट विल बी ए रिपब्लिक। और हर एक असेंबल्ड गेस्ट को वो ये प्रूव करते हैं अपने स्पीच में कि वो क्या क्या करेंगे। एंड ही सेज कि आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत खुशी का मौका है। इट इज अ होप ऑफ न्यूबॉर्न लिबर्टी, एक नई आजादी जो हमें मिली है। ये आशा करते हैं हम कि साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करेगी।
वो अपने लोगों के बारे में बताते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, वही कि मतलब व्हाइट्स ब्लैक के ऊपर शासन कर रहे थे, जो कि बहुत लंबे समय तक चला। और एक ऐसा टाइम आया जब ह्यूमंस प्राउड फील कर सकते थे कि आखिर जो एक बहुत लंबे समय तक डार्क डेज उन्होंने देखा, आज उसका अंत हो रहा था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज मींस कि हम लोग एक ऐसे लोग बना दिए गए थे जिससे कोई कंट्री अपना कोई नाता नहीं रखना चाहता था, केवल और केवल ब्लैक्स को टारगेट किया जाता था। लेकिन आज जब ये बहुत सारे डिग्निटरीज आज इस एमपी थिएटर में मौजूद हैं, तो वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि नाउ दे आर विद अस, वो साउथ अफ्रीकन के साथ हैं। वो ये बात भी बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, हम सबका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमारी खुशी में हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री थी, जस्टिस की, पीस की और एक मानव के सम्मान की, ह्यूमन डिग्निटी की। नेल्सन बताते हैं कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से वो निकल करके बाहर आए हैं, अपने लोगों को लाए हैं। इमेंसिपेशन मींस फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, कि जो आज तक बंदिशें लगाई गई थी, उन बंदिशों को तोड़ करके अब ये लोग बाहर आ चुके थे। वो प्लेज लेते हैं कि यहाँ पे लोगों को लिबरेट रखा जाएगा, किसी भी तरीके की कोई बॉन्डेज नहीं होगी, ना वो पॉवर्टी की होगी, ना ही वो डेप्रिवेशन की होगी, ना वो सफरिंग की होगी, ना वो जेंडर की होगी, किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब लोग फ्री होकर के रह सकेंगे। वो ये बात भी कहते हैं कि कभी भी नहीं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन इस ब्यूटीफुल लैंड पे कोई किसी दूसरे का शोषण कर सकेगा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। नेल्सन इस बात को भी कहते हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि इतने बड़े अचीवमेंट पे जो सूर्य अपनी प्रकाशित कर रहा है ना, वो कभी थमेगा नहीं, निरंतर वो चलता रहेगा। इतना नेल्सन के बोलने के बाद फिर वहां पर थोड़ी ही देर के बाद वहां पर जब इन्होंने आसमान में देखा अपनी आंखों को उठा करके, तो वहां पर बहुत ही बेहतरीन एक मेस्मराइजिंग सीन क्रिएट किया जाता है साउथ अफ्रीकन जेट्स के द्वारा, जिसमें हेलीकॉप्टर्स अपने फॉर्म डेवलप करते हैं, एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करते हैं जो कि यूनियन बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर होता है। और ये केवल डिस्प्ले नहीं था उस प्रिसीजन का या मिलिट्री फोर्स का, इट वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि वो भी चाहते थे, दे वर वर्किंग, व्हाइट सुप्रीमेसी में भी वो वर्क कर रहे थे, लेकिन जो डेमोक्रेसी का टेस्ट है उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी, एंड दे वर हैप्पी टू प्रेजेंट टू शो देयर एबिलिटी इन द स्काई। एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो कि फ्री और फेयरली इलेक्ट होकर के आई थी, और ये वो सोल्जर्स भी चाहते थे, इसलिए तो वो अपने कर्तव्य को दिखा रहे थे हवाओं में। थोड़े ही देर के बाद वहां पर एक हाईएस्ट जनरल्स आते हैं जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के थे, पुलिस के थे, और उनके जो चेस्ट पे रिबन्स लगे हुए थे वो पिछले टाइम के। नेल्सन बताते हैं कि वो आते हैं और इनको सैल्यूट करते हैं और वो प्लेज लेते हैं उनकी लॉयल्टी के लिए। उनको वो ये बात भी बताते हैं कि यही लोग थे जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, किसी समय में मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे, क्योंकि उनके मतलब पॉलिटिकल व्यूज के लिए 27 इयर्स नेल्सन मंडेला को जेल में रहना पड़ा था, लगातार नहीं, अलग अलग टाइम पे वो रहे थे जेल में। तो वो ये बताते हैं कि जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे, किसी समय में मुझे पकड़ करके जेल में डालने वाले लोग थे, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी तो वो ड्यूटी कर रहे थे ना, ये उनकी लॉयल्टी थी, जो कि अच्छी बात थी। खैर, आज हम फ्री हैं, और फ्री कंडीशन में जब ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं तो वो मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तभी वहां पर जेट्स जो थे वो स्मोक छोड़ते हैं,
जैसा यू ऑल माइट हैव सीन, 15 अगस्त और 26 जनवरी इंडिया में भी करते हैं। हम जब वहाँ पर ध्वजारोहण होता है तो उस टाइम पे भी जो हमारे जेट्स हैं वो ऐसा मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ किया गया था, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सब कलर से नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का एयर में बनाने का काम करते हैं। उस दिन नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। अब देखो, मतलब बिल्कुल डिफरेंट वे। शायद कोई और होता तो वो ये बोलता कि इतने दिनों तक व्हाइट सुप्रीमेसी रही, उन्होंने ये नेशनल एंथम गाए, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट। बट नो, नेल्सन मंडेला 2 नेशनल एंथम को गाते हैं उस दिन, और एक ब्लैक्स के लिए और एक जो पहले से चलता चला आ रहा था। एक तो उनका नया और जो पहले से चलता चला आ रहा है, उन दोनों नेशनल एंथम को वहां पर गाया गया था। कहते हैं वो कि भले आज मेरे लोग इस नेशनल एंथम को नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में ही एवरीवन वुड रिमेंबर दिस, सभी को कंठस्थ हो जाएगा और तब ये नेशनल एंथम अच्छे तरीके से गा सकेंगे। वो ये बात बताते हैं कि आज इनॉग्रेशन के दिन वो खुद बहुत ज्यादा इतिहास को याद करके ओवरवेल्म्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कैसे 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उनके, मतलब जो एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके जस्ट बाद की बात है, इनके अपने बर्थ के पहले की बात है, कैसे व्हाइट स्किन पीपल्स जो थे वो साउथ अफ्रीकन के ऊपर एक इस तरीके का पैच कर दिए थे कि दे वर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द व्हाइट्स। उनके लिए एक अलग रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम लागू कर दिया गया था। जो डार्क स्किन पीपल्स थे, पीपल में एस यूज करना है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पीपल में एस सही है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम अफ्रीकन्स की बात कर रहे हैं तो पीपल में वहां पे एस ऐड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो डार्क स्किन पीपल्स के लिए अलग सिस्टम क्रिएट कर दिया था बिल्कुल, और एक ऐसा सिस्टम जो कि उनको ह्यूमिलिएट करता था। और ये उस डिकेड की बात है, और आज 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड चल रही है। ये खुद के बताते हैं कि मेरे 8th डिकेड हो गए लाइफ के, फॉरएवर। वो जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। लोग आजाद थे, कोई भी अब उनके स्किन के कलर को लेकर के उनको ब्लेम नहीं करता था, और न फ्यूचर में करेगा। वो ये बात बताते हैं कि ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं ना, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बाद देख रहे हैं। हजारों लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी। जो भी लोग थे ना, उन सब ने बहुत ज्यादा फेस किया, इतना कर दिया कि उनके किए हुए को कभी रीपे नहीं किया जा सकता, उनके वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला ये बात बताते हैं कि जो लोग चले गए, अगर आज वो होते तो ये जो खुशी है ना, ये पता नहीं कितने मल्टीपल हो जाती। जो एपार्थीड की पॉलिसी बनी, उसने लोगों के मन में एक ऐसा घाव दे दिया ना कि कई जनरेशंस इस चीज को फेस करते रहे, और शायद कई जनरेशन लग जाएगा अभी उस चीज को अपने दिलो दिमाग से निकालने में, उस कंडीशन से रिकवर करने में। एक ब्रूटैलिटी की हद पार कर दी गई थी जब ब्लैक्स को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा था। बहुत बुरा बिहेवियर था उनके लिए। वो ये बात कहते हैं कि अगर अभी हर कोई होता तो शायद खुशी और ज्यादा होती। वो कुछ नेम्स कॉल करते हैं, जिसमें ओलिवर थाम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, इन सब के नेम थे। और जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है द वॉल्टर सिसुलुस। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता, लेकिन यहां पे स्पेशल द लगाया गया, और द सरनेम वाज सिसुलू। व्हाई इट इज रिटन सिसुलुस देयर? वहां बताया गया है कि वॉल्टर सिसुलू की तरह कितने सारे लोग थे, कितने नाम थे
जो हम जानते भी नहीं हैं, इसलिए वहां पर सिस्लो में एस यूज कर रहे हैं एंड द बिफोर द नेम। ये जितने भी लोग थे ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग थे। विजडम के लिए, अपने जेनरोसिटी के लिए, पता नहीं कब तक ये लोग जाने जाएंगे। जो ये काम कर गए उसके लिए शायद एक बहुत ज्यादा गहराई थी यहाँ पर उस ऑपरेशन की वजह से, जिसने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी थी और उस सिचुएशन को डिलीट करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है ना, मिनरल्स से, रिच जेम्स से भरा पड़ा है, बट ही फील्स द रियल जेम्स आर हिज कंट्रीमैन। वो अपने लोगों को जेम्स मानते हैं, उनके लिए ये प्रीसियस स्टोन्स मायने नहीं रखता। क्यों? नेल्सन मंडेला इस बात पे बिलीव करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जिसने उस कंट्री को उन बेड़ियों से बाहर निकाल करके लाया, वही रिच मिनरल्स है, वही सबसे ज्यादा बढ़िया डायमंड है। ये जेम्स क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी भी कंट्री की वेल्थ वहां के लोग होते हैं। और नेल्सन बताते हैं कि इट्स पीपल्स रिवॉल्यूशन दैट हैज टेकन अस टू हियर। और लोगों ने लड़ाई करी तब जाकर के अपार्थाइड खत्म हुआ साउथ अफ्रीका के लैंड से, और नहीं तो अभी तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती। फिर हम जेम्स का क्या करते? कोई फायदा? नो। बताते हैं वो कि कैसे, चाहे वो वुमन थे, मेन थे या चिल्ड्रन थे, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया। और ये सारी चीजें इमेजिनेशन से परे थी कि कैसे अपने अधिकार के लिए, अपने देश के प्रति वो लोग खड़े हुए। और फाइनली आज ये 10th में सेलिब्रेशन चल रहा है। नेल्सन बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट द करेज। व्हाट इज करेज? ट्रियम्फ ओवर द फियर। कि मतलब हम डरना छोड़ दिए तो नहीं है, डर के ऊपर जीत हासिल करनी है हमें। और उस कंडीशन में जब हम पहुंचते हैं तो फिर सारी चीजें खत्म। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अ फियर। ब्रेव वो है जो अपने फियर को कनक्योर कर लेता है। किसी को हेट करना ये बचपन से पता नहीं होता है, ये बताया जाता है। तो जिस तरीके से हम अगर किसी को हेट करना सिखाते हैं, तो इन द सेम मैनर हाउ टू लव समवन कैन ऑल्सो बी टॉट। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में इसी बात को प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी हेटिंग को लेकर के जन्म नहीं लेता, उसको सिखाया जाता है सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि when we were pushed to our limits, मीन्स कि उनको उनकी एबिलिटी बिल्कुल ही लास्ट हो चुकी थी उस पेन को बर्दाश्त करते करते। और फिर भी वो थैंक कहते हैं उस गार्ड को जो कुछ पल के लिए ही उनके साथ अच्छा बिहेव करता है। और इतना अच्छा बिहेव नेल्सन मंडेला को आगे बढ़ाने के लिए काफी था। याद रखना ये बात कि किसी की गुडनेस एक ऐसी फ्लेम होती है ना, जो छुप सकती है, एक्सटिंग्विश्ड कभी नहीं हो सकती, वो बुझ नहीं सकती कभी। ये जो जीवन है ना, हर एक इंसान के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ऑब्लिगेशन अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। इंसान के लिए इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना नेचुरल है। ये नेचुरल बिहेवियर है हर किसी का। उसकी एबिलिटीज होती हैं जो वो पूरा करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये एक बहुत कठिन काम था, एक आदमी के लिए जो जन्म लिया है वहां पे, जो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता है। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो जन्म लेता है ना ब्लैक में, उसको सोसाइटी से आइसोलेट करके रखा जाता था। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो चाहता है कि हम फुलफिल करें अपनी इन सारी ड्यूटीज को, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था।
उसको जबरदस्ती एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता था कि वो अपने परिवार के साथ रह भी ना सके। और यही कारण था कि लोग रिबेलियन होते चले जा रहे थे, विद्रोह करते चले जा रहे थे, और नेल्सन मंडेला उनमें से एक थे। इनका भी मन नहीं था स्टार्टिंग में कि फैमिली को छोड़ करके किसी और चीज को देखा जाए, लेकिन जब उन्होंने ये चीज देखा कि जैसे मेरी ड्यूटी एक सन की तरह है, एक बेटे की तरह है, एक भाई की तरह है, एक पिता की तरह है और एक हस्बैंड की तरह है, उसी तरीके से मेरी ड्यूटी ये भी है कि हम अपने देशवासियों के लिए काम करें, अपने देश के लिए लड़ें। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो एक फ्रीडम की हंगर को लेकर के जन्म नहीं लिए थे। जैसे नॉर्मली हम सब जन्म लेते हैं, वैसे नेल्सन मंडेला का भी जन्म हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो अपने मन के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपने ट्राइब के रूल्स के अकॉर्डिंग रह नहीं सकते हैं, उन्होंने देखा कि वो अपने मदर के हट के जो पास की जो फील्ड्स हैं उसमें नहीं रह सकते, वो किसी भी स्ट्रीम में स्विम नहीं कर सकते, जो धीरे धीरे चलने वाले बुल्स हैं उनकी सवारी नहीं कर सकते, जैसा कि इनके ट्राइब में होता था। तो फिर इनको लगा कि मुझे जब अपने ही कस्टम्स को फॉलो करने की परमिट नहीं है, तो इनको दुख हुआ कि जब ईश्वर ने किसी दो इंसान को अलग नहीं बनाया, तो हाउ दीज मेन कैन डू द सेम। कोई इंसान किसी इंसान को अलग नहीं कर सकता कि तुम गोरे हो तो तुम्हें ये फैसिलिटी मिलेगी, तुम काले हो तो तुम्हें ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये केवल बॉयहुड का टाइम था उनके लाइफ का, जब उन्हें लगता था कि फ्रीडम एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। क्योंकि जब उन्होंने ये चीज देखा ना कि जब मेरे ही भाई बहन, उनके ट्राइब के लोग किसी भी वर्क को करने के लिए परमिटेड नहीं हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे, और जब इस काम को करने के लिए हम कोई भी परमिटेड नहीं हैं, तो फिर कैसा फ्रीडम है ये, जब हम अपने अकॉर्डिंग ही नहीं रह पा रहे हैं कहीं। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो चाहते थे फ्रीडम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी ट्राइब के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। वो चाहते थे कि हम, मेरा मन जहां करे ना, हम वहां जाएं, हम फील्ड में जाएं, हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रह सकें, अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग रह सकें, अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकें, मिलीज को रोस्ट करके खा सकें। लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा था। चाहत इनकी भी थी कि उस फ्रीडम को एक ऑनरेबल वे में अचीव करें। इनकी भी इच्छा थी कि शादी करना और परिवार बसाना, लेकिन इनको उस काम के लिए भी परमिशन नहीं थी। और धीरे धीरे नेल्सन मंडेला ये बात को समझने लगे कि मुझे अपने आप को तो फ्री करना ही है, अपने भाई बहनों को भी, अपने ट्राइब के लोगों को भी फ्री करना है, क्योंकि वो भी फ्री नहीं थे। इन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या करने पर हमें फ्रीडम अचीव हो सकता है, और तभी इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। और जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब उन्हें समझ में आया कि मेरी जो हंगर है फ्रीडम के लिए, वो मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लिए और भी ज्यादा बड़ी है। मीन्स जितना इंपॉर्टेंट वो फ्रीडम मेरे लिए है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे देशवासियों के लिए है, मेरे देश के लिए है। और यही वो चीज थी जिसने फ्रीडम की जो डिजायर थी और ज्यादा बढ़ा देती है, ताकि वहां के लोग, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल हैं, वो अपने फुल डिग्निटी के साथ रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ को जी सके। और यही हंगर थी जिसने नेल्सन मंडेला जैसे एक फ्राइटेंड इंसान को बोल्ड बना दिया था, एक क्रिमिनल के रूप में जाने लगे। और यही स्थिति थी जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बिना घर के रहने के लिए मजबूर कर दिया था। नेल्सन मंडेला अपने बारे में बताते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान से कम नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जो फ्रीडम है ना, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। स्वतंत्रता की कोई बंदिश नहीं हो सकती। कोई स्वतंत्र है तो है, उसमें नहीं कि कोई इतना स्वतंत्र है या उतना ज्यादा स्वतंत्र है या हम कम स्वतंत्र हैं। नो,
इफ द पर्सन इज फ्री देन कोई उसके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई उसके लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए। और यहाँ यही चीज नोटिस करने के लायक है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं चेंड हूं, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, तो इसका मतलब मेरे देश के हर एक इंसान के पैरों में बेड़ियां हैं। किसी एक व्यक्ति के फ्रीडम को अगर लिमिट किया जा रहा है, इसका मतलब हर एक इंसान उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दोनों दोषी हैं, ऑपरेसर भी, ऑपरेस्ड भी। जिस तरह ऑपरेसर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, किसी को ऑपरेस कर रहा है, उसी तरीके से एक ऑपरेस्ड उस चीज को बर्दाश्त कर रहा है, ये उसकी गलती है। हर किसी का फ्री होना जरूरी है। एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान की आजादी को छीनता है ना, तो फिर वो भी दोषी है। नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने बारे में कि हम उस वक्त तक फ्री नहीं हैं जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंट्री का एक इंसान भी चेंड है अगर तो। इसलिए हर किसी का फ्री होना जरूरी है। हर एक इंसान जो जन्म लिया है धरती पे, वो फ्री होकर के रह सकता है। एंड द लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर alike are robbed of their humanity, means कि ऑपरेसर भी फ्री नहीं है और ना ही ऑपरेस्ड फ्री है, क्योंकि जो ऑपरेसर है ना, वो एक विक्टिम है किसका? हैट्रेड का, और उसको उसके नैरो माइंडेडनेस के लिए जेल में होना चाहिए। Hence, the conclusion of this chapter, Long Walk to Freedom, is all about the struggle of freedom of South Africa. कि साउथ अफ्रीका में क्या किया गया जिसकी वजह से ये कंट्री फ्रीडम गेन कर सकी। थैंक यू।